नदी किनारे गांव वालों का ठंडा बिस्तर। दोपहर का समय था। एक बहुत बड़ी नदी के किनारे बहुत पेड़ लगे हुए थे, जिनके नीचे कुछ गांव वाले लेटे हुए थे और आराम कर रहे थे। कौशल्या जी, सविता और काजल नदी से पानी भर रही थी। हाय राम, इस नदी किनारे आकर तो सारी गर्मी शांत हो जाती है। देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। घर जाकर तो हम गर्मी से एकदम उबल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे तंदूर में सिक रहे हों। हाँ सासू माँ, आप एकदम सही कह रही हो। घर में लाइट कितना नाटक करती है, चैन से हवा नहीं खाने देता। कभी आती है कभी जाती है, लेकिन यहाँ पानी भरने आते हैं ना तो सच में बहुत सुकून मिलता है। देखो गांव वाले कैसे मजे से सो रहे हैं। सही कह रही हो भाभी, मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता। बस ऐसा लगता है कि यहीं पेड़ के नीचे बैठे रहो और इस ठंडक को महसूस करते रहो। तीनों पानी भर के वापस अपने घर आ जाती हैं। रात हो गई थी। पूरा परिवार घर के आंगन में बैठा था। लाइट चली गई थी, इसलिए सभी हाथ वाले पंखे चला रहे थे। अरे इस गांव में तो लाइट का आना जाना लगा ही रहता है। 24 घंटे में मुश्किल से 10 घंटे भी लाइट नहीं आती। आधी से ज्यादा तो कटौती पर रहती है। सच में बहुत ज्यादा परेशान कर दिया इस गर्मी ने। ऊपर से गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सही कह रही है सविता, गर्मी से हम बहुत परेशान हो गए हैं। अरे मेरे तो घुटनों में दर्द हो रहा है। ऊपर से ये इस गर्मी ने और परेशान करके रखा है। तभी अचानक लाइट आ जाती है। सभी घर वाले खुश हो जाते हैं और सभी अपने अपने कमरों में जाने लगते हैं। लेकिन तभी लाइट फिर से चली जाती है। अरे लो, हो गया खुशियों का फालूदा। ये तो इसका रोज का नाटक है। अब ठीक से भी सो नहीं पाएंगे। कभी आती है कभी चली जाती है। सच में बाबूजी, कुछ तो जुगाड़ करना होगा। ऐसा कुछ जहाँ ठंडा मिल सके। अगर रात को ये हाल है तो दोपहर को तो और ज्यादा परेशानी होगी। मुझे तो लगता है ये गर्मी इस बार हमें मार कर ही छोड़ेगी। अगली सुबह लोग घर के आंगन में कूलर चालू करके बैठे हुए थे। तभी अचानक कूलर में से धुआं निकलने लगता है। अरे अरे रे, क्या हुआ ये? आग कैसे लग गई इसमें? अरे बाबूजी, कभी लाइट कम आती है, कभी ज्यादा आ जाती है, और तो कभी आती ही नहीं है। आज देखो इतनी तेज लाइट आ गई कि इसने हमारा कूलर ही खराब कर दिया। और मुझे लग रहा है अंदर वाले कमरे के पंखे भी खराब हो गए होंगे। हे भगवान, अब ये कूलर पंखे ठीक करवाने में फालतू पैसे खर्च होंगे। गर्मी तो पहले से ही परेशान कर रही थी, अब ऊपर से ये खर्च और बढ़ गया। पता नहीं क्या होगा। अरे कूलर तो गया, अब यहाँ बैठकर तो और पसीना आ रहा है। चलो चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। बाहर थोड़ी हवा तो चल ही रही होगी। सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर बहुत गर्म हवा चल रही थी। तभी वहाँ दो गांव वाले आते हैं। अरे रघुवीर भाई, तुम्हारे घर का भी कूलर पंखा खराब हो गया क्या? अरे अचानक पता नहीं क्या हुआ, बहुत तेज लाइट आई, पूरे गांव के कूलर पंखे खराब हो गए। अरे हाँ भाई, हमारे भी कूलर पंखे खराब हो गए। भाई सच में गर्मी इस बार बहुत ज्यादा पड़ रही है। परेशान कर दिया इस गर्मी ने। थोड़ी देर बाद दोनों गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। ए राम, इसी गर्मी में तो हमारे छोटे बेटे आदित्य की शादी हो रही है। पता नहीं कैसे क्या होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी गर्मी में बेटे की शादी कैसे होगी। सासू माँ, शादी की टेंशन मत लो। मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी देवरानी आ रही है। फिर तो मुझे घर का इतना सारा काम जो करना पड़ता है ना, वो नहीं करना पड़ेगा। मैं तो एकदम महारानियों की तरह आराम फरमाऊंगी और मेरी देवरानी सारा काम करेगी। लेकिन अब मैं आराम कैसे करूंगी? अब तो कूलर पंखे भी खराब हो गए। इस गर्मी ने परेशान करके रखा। कुछ तो करना ही होगा इस गर्मी से राहत पाने के लिए। गांव से दूर शहर के एक बड़े कैफे में निशा अपनी दो सहेलियों के साथ बैठी हुई थी और उनसे बातें कर रही थी। यार तुम लोगों को पता है, मेरी शादी गांव में फिक्स हुई है और वहाँ की लाइफ ना एकदम मस्त होती है। शहर में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन गांव में तो पेड़ लगे होते हैं, नदियाँ होती हैं, तालाब होते हैं, जिससे वहाँ ना एकदम नेचुरल ठंडक रहती है। अरे निशा, तू फिल्मों वाली दुनिया से बाहर आ जा। गाँव में तो शहर से भी ज्यादा गर्मी होती है, लू चलती है वहाँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और वहाँ लाइट की भी कोई टेंशन नहीं है। चाहे लाइट आए या ना आए, पेड़ और नदी की वजह से वहाँ हमेशा ठंडक रहती है। मुझे इसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखना, मैं तुम लोगों को वहाँ बुलाकर दिखा दूंगी। तुम लोग भी कहोगी, हाँ यार यहाँ तो सच में बहुत ठंडक है। हाँ हाँ ठीक है, देख लेंगे। कुछ समय बीत जाता है। निशा और आदित्य की शादी हो जाती है। निशा अपने ससुराल गांव पहुंचती है। कौशल्या जी दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी हैं और निशा का गृह प्रवेश करा रही थी। सासू माँ, प्लीज जल्दी से गृह प्रवेश कर लो ना। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, चक्कर आ रहे हैं मुझे गर्मी से। मैंने तो सुना था कि गांव में बहुत ठंडक होती है, लेकिन यहाँ तो ठंडक का नामो निशान ही नहीं है। अरे बहू, गांव में ठंडक तो होती है, पेड़ पौधे भी बहुत है, लेकिन अब तू ही देख कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आसमान से आग बरस रही है तो बेचारी ये पेड़ पौधे भी क्या करेंगे। निशा गर्मी से परेशान होकर जैसे तैसे अपना गृह प्रवेश करती है।
गृह प्रवेश के बाद सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं। अरे सासू माँ, घर में एक भी कूलर पंखा नहीं है क्या? अरे देवरानी जी, कूलर पंखे सब थे हमारे पास, लेकिन एक दिन अचानक इतनी तेज लाइट आई कि सारे के सारे कूलर पंखे एक साथ खराब हो गए। फिर हमारे देवर जी की शादी आ गई तो सारा पैसा वहां लग गया, इसीलिए कुछ नया बनवाया ही नहीं। हाँ बहू, अभी तो तुम्हें ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन धीमे धीमे मैं सब कुछ ठीक करवा दूंगा। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने तो सोचा था कि गांव में पेड़ पौधे हैं तो कश्मीर जैसी ठंडक होगी, लेकिन यहाँ तो भयंकर गर्मी हो रही है। अब पता नहीं आगे मेरा क्या हाल होगा। कुछ समय बीत जाता है। पूरा परिवार आंगन में चटाई बिछाकर सो रहा था और सभी हाथ वाले पंखे से अपनी अपनी हवा कर रहे थे। ये भी कोई गांव है? यहाँ तो बिल्कुल भी ठंडक नहीं है। शहर में कम से कम रात को ठंडी हवा तो चलती थी, यहाँ तो गर्मी से मेरा पूरा बुरा हाल हो गया है। ऊपर से ये मच्छरों की फौज खून चूस रही है। निशा, थोड़ा हाथ वाले पंखे से मुझे हवा कर दो, गर्मी लग रही है मुझे। हाँ, आपको ही गर्मी लग रही है, मुझे तो गर्मी लग ही नहीं रही। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अगर थोड़ी लाइट रहती तो वो छोटा वाला पंखा ही चल जाता, लेकिन ये लाइट भी चली गई। पता नहीं क्या होगा, मेरा तो गर्मी से बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अगली सुबह निशा की पहली रसोई की रस्म थी। वो किचन में जाती है जहाँ गैस की जगह एक बड़ा सा मिट्टी का चूल्हा था। निशा जैसे ही चूल्हे पर खाना बनाना स्टार्ट करती है, उसे बहुत गर्मी लगने लगती है। बाप रे, पहले से ही कितनी गर्मी लग रही थी, अब चूल्हे के पास आकर और ज्यादा गर्मी लग रही है। मुझे नहीं हो रहा ये सब, मुझसे नहीं बनता खाना। निशा खाना बनाना रोक देती है और बाहर आंगन में आ जाती है। सासू माँ, मेरे से वहाँ खाना नहीं बन रहा, बहुत ज्यादा गर्मी है अंदर और धुआं भी लग रहा है। अरे बहू, ये तेरी पहली रसोई है, शगुन का खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरे से अकेले नहीं बनेगा। ननद जी या जेठानी जी, प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना, जल्दी काम हो जाएगा। अरे नहीं भाभी, वहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, मुझे तो गर्मी से चक्कर आ जाते हैं और मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझसे तो नहीं होगा, आप अकेले ही बना लो। हाँ देवरानी जी, तुम्हें अकेले ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। जब मेरी पहली रसोई थी तो मैंने भी अकेले ही सब कुछ बनाया था, किसी से हेल्प नहीं मांगी थी मैंने। अब तुम्हारी रस्म है तो तुम ही बनाओ, हम तो जा रहे हैं नदी किनारे। निशा दुखी होकर किचन में चली जाती है और बहुत परेशान होकर सबके लिए खाना तैयार करती है। अगले दिन दोपहर का समय था। निशा आंगन में तैयार होकर बैठी हुई थी और उसकी मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। लाइट भी नहीं थी, बहुत सारी औरतें वहां इकट्ठा थीं। अरे कौशल्या, तेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है, लेकिन इस गर्मी ने तो परेशान करके रख दिया। ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही है। अरे ये लाइट कब आएगी? तभी आदित्य वहां आता है। अरे सुनो, सब लोग, खुशखबरी है, मैंने तो बड़ा वाला कूलर ठीक करवा दिया है, अब हमें ठंडी हवा खाने को मिलेगी। अरे कूलर तो ठीक हो गया जी, लेकिन लाइट नहीं है, लाइट चली गई है। पता नहीं अब लाइट कब आएगी, पता नहीं ये बिजली वाले कब मेहरबानी करेंगे। आज का समय हो जाता है। पूरा परिवार आंगन में चटाई बिछाकर लेटा हुआ था और कूलर चल रहा था। सभी बहुत खुश थे। चलो भाई, गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली। हाँ पापा, कूलर बहुत ठंडी हवा दे रहा है, सच में बहुत मजा आ रहा है। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। तभी अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है। अरे बाप रे, क्या हो गया? आंधी आ गई, जल्दी से कूलर बंद करो वरना इसकी मोटर में धूल चली जाएगी और ये फिर से फूक जाएगा। अरे अरे, चलो चलो, सब अंदर कमरों में भागो। सभी घर वाले अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगली सुबह सब लोग आंगन में बैठे हुए थे, तभी आदित्य बाहर से आता है। अरे गजब हो गया बाबूजी, रात को जो भयंकर तूफान आया था ना, उससे गांव के बाहर वाले लाइट के बड़े खंभे टूटकर गिर गए हैं। अरे क्या कह रहा है, खंबे टूट गए? हाँ, और सरपंच जी कह रहे थे को उन्हें बनने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हे भगवान, गर्मी ने तो इस बार मार ही डाला। थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि कूलर चलेगा तो रात कट जाएगी, अब तो वो भी नहीं चलेगा। अब बिना लाइट कैसे हम लोग इस भयंकर गर्मी में जिंदा रहेंगे? लो, अब तो सब कुछ खराब हो गया। अब तो बस उबलने की तैयारी कर लो सब लोग, इस बार गर्मी हमें मार कर छोड़ेगी। अगले दिन दोपहर का समय था। बहुत तेज लू चल रही थी। पूरा परिवार आंगन में बैठकर खाना खा रहा था। तभी अचानक कौशल्या जी, रघुवीर जी और शारदा देवी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। अरे सासू माँ, दादी जी, क्या हो गया आप लोगों को? आदित्य जी, जल्दी से पानी लाओ। अरे निशा, ये लोग तो बूढ़े लोग हैं, इस लू और गर्मी से तो इनका यही हाल होगा। जवान आदमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो ये कैसे करेंगे? मुझे तो डर है कहीं इनको कुछ हो ना जाए। अब क्या करें सविता, अगर इन्हें थोड़ी ठंडक मिल जाती तो ये ठीक हो जाते, लेकिन खंबे ही टूट गए हैं, कूलर भी नहीं चला सकते। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अगले दिन सुबह का समय था। सविता, काजल और निशा नदी किनारे पानी भरने आई हुई थी। हाय राम, इस नदी किनारे आकर तो शरीर की सारी गर्मी खत्म हो जाती। देखो कितनी ठंडी हवा चल रही। अगर यहाँ आराम करने की कोई अच्छी व्यवस्था होती ना
तो मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। हाँ भाभी, आप एकदम सही बोल रही हो। यहाँ देखो कितनी ठंडक है, और घर पे तो हम गर्मी से एकदम उबल जाते हैं। काश हम यहीं सो पाते। हाँ, ये लोग ठीक ही कहते हैं कि गांव में नदी किनारे बहुत ठंडक होती है। और देखो तो गांव वाले भी कैसे पेड़ों के नीचे लेटे हुए हैं। तीनों बातें करते हुए वापस अपने घर आ जाती है। अगले दिन निशा अकेले ही नदी किनारे पानी भरने आती है। अरे यार, यहाँ नदी किनारे बहुत तो ठंडक है, लेकिन आराम करने की सही व्यवस्था ही नहीं है। अभी जमीन पर लेट जाओ तो कभी चींटियां काट लेती हैं, कभी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। अरे और नहीं तो क्या, सबसे बड़ा डर तो सांप का है। अगर यहाँ आराम से लेटने की कोई जुगाड़ होती ना, तो मैं तो दिन भर यहाँ सोता रहता। यहाँ बहुत ज्यादा ठंडक है, नींद भी चैन की आएगी। घर जाओ तो गर्मी से परेशान हो जाते हैं। बात तो सही कह रहे हैं ये लोग, ठंडक है लेकिन जमीन पर सोना सेफ नहीं है। निशा पानी लेकर घर लौट आती है। आंगन में सभी घर वाले बैठे हुए थे। बाबूजी, हम लोग दिन भर इस आग में क्यों चल रहे? चलो ना सब लोग नदी किनारे चलते, वहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है और वहाँ बहुत ज्यादा ठंडक भी है। अरे बहू, हमने तो सोचा था, लेकिन तू ही बता, हम वहाँ आराम करेंगे कैसे? अगर हम वहाँ चटाई बिछाकर बैठ गए और कोई कीड़ा आ गया तो फिर क्या करेंगे? और वहाँ पत्थर भी बहुत चुभते हैं। हाँ बहू, अगर वहाँ पलंग जैसी कोई व्यवस्था होती तो सच में मजा आ जाता, लेकिन अब वहाँ पलंग कौन ले जाएगा, इसीलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। हाँ बात तो सही है, पलंग तो नहीं ले जा सकते, मुझे ही कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार आंगन में गर्मी से परेशान होकर सो रहा था। निशा भी लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ तो जुगाड़ करनी पड़ेगी वहाँ सोने की, तभी तो पूरे परिवार वालों को इस भयंकर गर्मी से छुटकारा मिलेगा। निशा कुछ सोचती है और फिर खुश हो जाती है। ये आइडिया एकदम बढ़िया है, सब घर वाले खुश हो जाएंगे मेरी जुगाड़ देखकर। सब आराम से वहाँ लेट भी जाएंगे और किसी को कुछ परेशानी भी नहीं आएगी। अगले दिन सुबह सुबह निशा घर से कुछ मोटी नायलॉन की रस्सियां और मजबूत कपड़े लेकर नदी किनारे पहुंच जाती है, और वो 2 बड़े पेड़ों के बीच उन रस्सियों को बुनकर एक जालीदार झूला पलंग तैयार कर देती है। लो, ये हवा में झूलने वाला पलंग एकदम तैयार हो गया। अब इस पर कोई भी आराम से सो सकता है, किसी भी कीड़े का डर नहीं और पत्थर भी नहीं चुभेंगे और ठंडक की ठंडक मिलती रहेगी। कितना मजा आएगा इस पर सोने में। निशा खुद उसमें लेट जाती है। वाह, ये व्यवस्था सबसे अच्छी, एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। चलो अब और भी ये झूले वाले बिस्तर तैयार करती हूँ सबके लिए, फिर सबको बुला कर लाऊंगी। निशा बहुत मेहनत करके ऐसे ही रस्सी वाली झूला पलंग तैयार कर देती है। अगली सुबह वो पूरे परिवार को नदी किनारे लेकर आती है। अरे बाप रे देवरानी जी, ये तुमने क्या कर दिया? ये हवा वाला बिस्तर है जेठानी जी, अब घर की गर्मी भूल जाइए और इन पर आराम कीजिए। सभी घर वाले खुशी खुशी उन झूले वाले पलंग पर लेट जाते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। अरे पहले हम गर्मी से परेशान हो रहे थे, लेकिन यहाँ तो सच में बहुत ठंडक है, और सबसे बड़ी बात, हम जमीन से ऊपर है, तो अब कीड़े मकोड़ों का भी डर नहीं है। एकदम आरामदायक है ये। अगली सुबह परिवार के सभी लोग नदी किनारे जाने के लिए तैयार खड़े थे। माँ जी, मैं भी चलूँ आप लोगों के साथ? अरे तू अभी जाकर क्या करेगी? अभी तुझे घर के काम भी तो करने हैं ना, कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा करना है, और हाँ, काम खत्म करके सबके लिए खाना बनाकर वहीं नदी किनारे ले आना। हम लोग जा रहे हैं तो बाद में आना। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। निशा अकेले ही घर के सारे काम करती है और फिर खाना तैयार करके टिफिन में पैक करके नदी किनारे के लिए निकल जाती है। उफ, कितनी तेज धूप है। बस नदी किनारे पहुंचकर मैं आराम से खाना खाऊंगी और फिर आराम से अपने झूले में लेटूंगी और आराम करूंगी। निशा नदी किनारे पहुंच जाती है और वो सभी को खाना देती है और फिर खुद खाना खाने लगती है। बस खाना खाकर अब मैं आराम करूंगी, बहुत थक गई घर के काम करते करते, सब कुछ अकेले ही किया है मैंने। निशा खाना खाकर आराम करने लगती है, तभी वहाँ कुछ लोग गांव के आ जाते हैं। अरे भाई, वाह रघुवीर भाई, क्या व्यवस्था की है आराम करने की। भाई ये तो बहुत ज्यादा आरामदायक लग रहा है। अरे निशा बहू, जो तुमने अपने घर वालों के लिए जो रस्सियों का ये बिस्तर बनाया है ना, ये हमारे लिए भी तैयार कर दो, हम लोग भी आराम कर लेंगे। ठीक है काका, मैं बना देती हूँ। निशा गांव वालों के लिए भी वैसे ही रस्सी वाले पलंग तैयार करती है। गांव वाले उन पर लेटकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, तेरा दिमाग तो सच में कमाल है बहू, क्या झूला बनाया है, और देखो कितनी ठंडक हो रही है यहाँ, मजा आ गया बहू। अगले दिन दोपहर सभी घर वाले नदी किनारे आराम कर रहे थे, तभी निशा घर के सारे काम खत्म करके वहाँ आती है। अरे देवरानी जी, तुम आ गई। मेरा एक काम कर देना यार, मेरा फोन घर पे ही रह गया, अभी मेरे सीरियल का नया एपिसोड आने वाला है, तू जल्दी से जा और फोन ले आ। जेठानी जी, मैं अभी तो इतनी धूप में चल कर आई हूँ। तो क्या हो गया, जवान लड़की है ना, जा ना जल्दी लेकर आ। निशा घर जाती है और सविता का फोन ले आती है। निशा सविता को फोन देकर बस लेटने ही वाली होती है कि सविता का बेटा चिंटू जोर जोर से रोने लगता है।
चाची चाची मुझे मेरे खिलौने चाहिए, मैं घर पर भूल आया हूँ। गाँव के बाकी बच्चे खेल रहे हैं, मैं क्या करूँ? आप घर से मेरी वो लाल वाली कार और खिलौने ले आओ ना प्लीज। ठीक है चिंटू बेटा, रो मत, मैं अभी जाकर ले आती हूँ तेरे खिलौने। निशा फिर से घर जाती है और चिंटू के खिलौने ले आती है। अगले दिन दोपहर का समय था। निशा अपने झूले में आराम कर रही थी। अरे बहू सो गई हो क्या? अरे देखना यहाँ कितना ठंडा मौसम है और मस्त हवा चल रही है, पर मैं यहाँ खाली लेटे लेटे बोर हो रहा हूँ। तू ऐसा कर कि घर जा और वहाँ से मेरा अखबार और मेरा चश्मा ले आ। यहाँ अखबार पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है बाबूजी, मैं ले आती हूँ। निशा घर जाती है और रघुवीर जी का चश्मा और अखबार ले आती है। शाम का समय हो जाता है, सब लोग घर वापस आ चुके थे। सच में बहुत मजा आया वहाँ पर। वहाँ लेटे लेटे तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो गया है। मैं तो बहुत थक गई हूँ भाई, मैं तो सोने जा रही हूँ। हाँ भाभी, मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। जेठानी जी, नंद जी, मैं भी आज दिन भर धूप में इधर से उधर भागकर बहुत थक गई हूँ, तो क्या आज रात का खाना आप लोग बना लोगी क्या? अरे निशा, तुझे तो पता है ना कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। और मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। अगले दिन दोपहर का समय था। सब लोग नदी किनारे अपने अपने झूले पर लेटे हुए थे। निशा अपने झूले की रस्सी थोड़ी टाइट कर रही थी। अरे बहू सुन, मैं ना अपनी बीपी की दवाई घर पर ही भूल आई हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि ये दवाई नहीं खाओगी तो तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, तो ऐसा कर जल्दी से दौड़ कर जाओ और मेरी दवाई ले आ। अरे दादी माँ, अभी देखो ना कितनी धूप हो रही है, मैं थोड़ी देर बाद दवाई ले आऊंगी जब धूप कम हो जाएगी। आप दवाई थोड़ी देर बाद खा लेना, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। अच्छा, थोड़ी देर बाद दवाई खा लेना। तेरी तो यही मर्जी है ना कि बुढ़िया का बीपी बढ़ जाए और ये मर जाए। आजकल की ये शहर वाली बहुएं तो यही चाहती हैं कि किसी तरह ये दादी सास चपक जाए और इनका राज चले। मैं सब समझती हूँ तेरी चालाकी। अरे दादी, आप इतना क्यों सुना रही हो छोटी सी बात पर? ठीक है, मैं जा रही हूँ, ले आती हूँ दवाई। निशा परेशान होकर चली जाती है। सब लोग सारा सामान मुझसे ही मंगा रहे हैं, खुद तो कोई हिलना भी नहीं चाहता। मैंने ही ये जुगाड़ किया था और अब मैं ही ठीक से आराम नहीं कर पा रही हूँ। निशा घर से शारदा देवी की दवाई लेकर आती है। अरे बहू, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, मेरे ना एकदम से ध्यान से निकल गया। ऐसा कर, तू एक और बार घर का चक्कर लगा। अरे माँ जी, मैं अभी तो गई थी इतनी धूप में, अब घर से क्या लाना है? अरे मैंने कल ना ठेले वाले से वो बढ़िया मीठे आम लिए थे, तो वो पानी की बाल्टी में ठंडे होने के लिए रखे हैं। अब जाओ और वो आम लिया। देखिए यहाँ मौसम कितना अच्छा हो रहा है, सब लोग बैठकर आम खाएंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी ला देती हूँ। निशा फिर से घर जाती है और घर से आम लाती है। शाम का समय हो गया था। अभी भी सभी घर वाले नदी किनारे आराम कर रहे थे। माँ जी, घर नहीं चलना क्या? रात का खाना भी तो बनाना है। अरे तो हम क्यों जाएंगे? खाना हम थोड़ी बनाएंगे, खाना तो तुझे बनाना है। तू जाकर खाना बना ले, हम आ जाएंगे आराम से। माँ जी, मैं पिछले 2 दिन से खुद ही सारा खाना बना रही हूँ और खुद ही घर के सारे काम कर रही हूँ, और ऊपर से आप लोगों के सामान के लिए घर के बार बार चक्कर लगा रही हूँ। जेठानी जी और नंद जी तो किसी भी काम में मेरी मदद नहीं करती। अरे तू इतना ड्रामा क्यों कर रही है? मैंने तो सोचा था कि मेरी देवरानी घर में आएगी तब जाकर मैं आराम करूंगी, लेकिन तू तो मुझे बिल्कुल आराम नहीं करने देती। मैं तो तुझे बहुत भोली समझ रही थी, लेकिन तू तो एकदम चालू निकली। अरे बहू, सही तो कह रही है सविता, अगर तेरी जेठानी थोड़ा आराम कर लेगी तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? उसने इतने साल तक तो इस घर में मेहनत की ही है ना। और अब तेरी ये जो ननद काजल है, उसे तो दूसरे घर जाकर ये सब काम करना ही पड़ेगा, तो तू उसे भी आराम करने दे। तू तो जवान है, नया खून है, इतना तो तू कर ही सकती है। निशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दोपहर को निशा घर का सारा काम खत्म करके नदी किनारे जाती है। घर वाले वहाँ पहले से ही मौजूद थे। भाभी, मेरा एक काम कर दो ना। आपको तो पता है कि कुछ समय बाद मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। मैं तो अपनी किताबें घर पर ही रखकर भूल गई। यहाँ ठंडी हवा में ना पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, घर पे तो गर्मी में दिमाग पक जाता है। तो आप ना मेरी वो मोटी वाली ब्लैक कलर की किताब और एक रेड वाली किताब ले आओ। ननद जी, ये काम तो आप भी कर सकती है ना। मैं अभी अभी घर का सारा काम करके लौटी हूँ, मेरे पैरों में दर्द है, प्लीज आप खुद जाकर लेकर आइए ना। मुझे तो पहले से ही पता था कि भाभियां ऐसी होती हैं, एकदम खड़ूस टाइप की, जो बस अपनी नंद से काम करवाना चाहती है, खुद एक काम नहीं कर सकती हैं। मेरी किस्मत ही खराब है जो मुझे ऐसी भाभी मिली। अरे नंद जी, आप ऐसा मत बोलिए। ठीक है, मैं ले आती हूँ आपकी किताबें। निशा वापस घर जाती है और काजल की दोनों किताबें लेकर वापस आती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अरे निशा, देख तो कितनी ठंडी और मस्त हवा चल रही है। ऐसे मौसम में ना गला सूख रहा है, कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है। यहाँ मटके का पानी तो खत्म हो गया है, तो ऐसा कर घर जा और बढ़िया सा ठंडी लस्सी बना कर ले आ, और हाँ, साथ में कुछ खाने को भी ले आना। और हाँ,
तू एकदम सही बोल रहा है निशा, थोड़ा ज्यादा लस्सी बनाना और साथ में कुछ पकौड़े या नमकीन भी ले आना। हे भगवान, मुझे इन लोगों ने क्या समझ लिया, सब कुछ मैं ही करूं। कोई अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाहता, सबको आराम करना है और बस मेहनत मुझसे करवा रहे हैं। ठीक है जी, ले आती हूँ सबके लिए लस्सी और पकौड़े। निशा घर जाती है, सबके लिए लस्सी और पकौड़े बनाकर ले आती है। शाम का समय हो जाता है, सब लोग पकौड़े और लस्सी पीकर अपने आराम कर रहे थे। तभी चिंटू खेलते खेलते नदी में गिर जाता है। मम्मी चाची बचाओ। चिंटू की आवाज सुनकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। तभी निशा जल्दी से पानी में कूदती है और चिंटू को बाहर निकाल कर ले आती है। चिंटू तो ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत डर गई थी निशा, तूने आज मेरे बच्चे की जान बचा ली, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं आज अगर तू ना होती तो क्या हो जाता। अरे जेठानी जी, आप रोइए मत और परेशान मत होइए। चिंटू बिल्कुल ठीक है, पर हमें यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। निशा चारों तरफ देखती है, वहाँ अब और भी गाँव वाले थे और उनके बच्चे भी नदी किनारे खेल रहे थे। यहाँ तो और भी गांव वालों के बच्चे खेल रहे हैं। आज चिंटू गिरा है, कल कोई और बच्चा भी गिर सकता है। मुझे बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। निशा तुरंत उठती है और नदी के किनारे लकड़ी के बड़े डंडों और भारी पत्थरों को लगाकर एक मजबूत बाउंड्री जैसी बना देती है। अब बच्चे उस बाउंड्री के पार नहीं जा सकते थे। अरे वाह निशा बहू, क्या दिमाग लगाया है तूने। हम भी यही सोच सोच कर डर रहे थे कि कहीं कोई बच्चा नदी में ना गिर जाए, पर ये एकदम जुगाड़ सही है। अब बच्चे बिंदास खेल सकते हैं। सच में काकी, तुम्हारी बहू तो बहुत होशियार है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर के समय निशा घर का सारा काम करके खुशी खुशी नदी किनारे आती है। माँ जी, बाबूजी, खुशखबरी है। आप लोगों को पता है, वो बाहर वाले लाइट के खंभे ठीक हो गए और सरपंच जी बता रहे थे कि अब गांव में एक और नई वाली लाइट की लाइन डल गई है। अब लाइट बिल्कुल नहीं कटेगी। तो चलो सब लोग घर चलते, कूलर चलाकर आराम से सोएंगे। अरे बहू, घर जाकर क्या करेंगे? उस कूलर की हवा इस ठंडी हवा के आगे कुछ भी नहीं है। ये हवा देखो कितनी मस्त लग रही है। हम तो नहीं जा रहे घर पर। कमाल है, मैंने तो ये जुगाड़ इसलिए किया था कि जब तक खंबे ठीक नहीं हो जाते तब तक गर्मी से बच सके। लेकिन ये लोग तो यहीं अपना परमानेंट अड्डा जमा कर बैठ गए। दिन भर यहीं पड़े रहते हैं और सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मैं अकेली कितनी परेशान हो रही हूँ, पर इस घर में कोई मेरी फीलिंग समझता ही नहीं है। निशा बस आराम करने जा रही थी कि तभी गांव की बूढ़ी औरतें उसे आवाज लगाती हैं। निशा बहू, जरा मेरा एक काम कर दे। दौड़ कर मेरे घर जा और मेरी वो लाल वाली बाम की डिब्बी ले आ। मेरे घुटनों में बड़ा भयंकर दर्द हो रहा है। अरे काकी, आप अपनी बहुओं से बोलो ना। मैं अभी अभी अपने घर से 10 चक्कर लगा कर आ रही हूँ। अरे बहू, जुबान मत चला। शांति देवी मेरी पक्की सहेली है, तू उसे कैसे मना कर रही है? अगर थोड़ी उसकी मदद कर देगी तो क्या हो जाएगा? उनका घर यहाँ से थोड़ी ही दूर है। जवान खून है तेरा, इतना तो तू कर ही सकती है। ठीक है दादी, जा रही हूँ। निशा वहाँ से चली जाती है। मैं तो सच में पागल हो जाऊंगी। मेरे घर वालों ने तो नदी किनारे अपना ठंडा बिस्तर लगा लिया और सब एकदम मजे ले रहे हैं। और मैं तो बस दिन भर इधर उधर नाचती रहती हूँ। सुबह का काम, दोपहर का काम, रात का खाना सब मुझे ही करना पड़ रहा है। अगले दिन शाम का समय था। पूरा परिवार नदी किनारे से लौट आया था। तभी वहाँ रामू आता है। अरे भाई रघुवीर भाई, तुम लोग कल दिन भर घर में नहीं थे क्या? कल दोपहर को तुम्हारी साली साहिबा कौशल्या जी की बहन अपनी पूरी फैमिली के साथ तुमसे मिलने आई थी। घर में ताला देखकर बेचारी वापस लौट गई। अरे राम, वो बेचारी क्या सोच रही होगी कि हम कहाँ गायब हो गए। अरे उसे फोन ही कर लेना चाहिए था, तो हम उसे वहीं नदी किनारे बुला लेते। रामू ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दोपहर का समय था। सब नदी किनारे आराम कर रहे थे। माँ जी, बाबूजी, अब तो घर चलिए ना। ऐसे दिन भर आप सब यहाँ लेटे रहते हैं। कल देखा ना आपने, आपके रिश्तेदार खाली घर देखकर लौट गए। और ऐसे घर को सूना छोड़ने से चोरी भी हो सकती है। और जेठानी जी, थोड़ा बहुत आप भी काम कर लिया कीजिए। जब से यहाँ आई हूँ बस मैं ही सारा काम कर रही हूँ। सुने बहू, तूने ये जुगाड़ की, हमने तेरी खूब तारीफ की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू अब हमें ऐसे रोज रोज ताने मारेगी और परेशान करेगी। तू जानबूझकर हमें यहाँ से भगाना चाह रही है ताकि तुझे काम ना करना पड़े। और नहीं तो क्या माँ जी, ये तो नई बहू है, इतना काम तो इसे करना ही चाहिए। निशा ये सब सुनकर दुखी होकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ गांव की कुछ बहुएं आती हैं। क्या बताएं निशा बहन, हमारे घर वाले तो इस नदी किनारे के ऐसे दीवाने हुए हैं कि घर जाने का नाम ही नहीं लेते। अब तो खम्भे भी ठीक हो गए हैं और बिजली भी 24 घंटे आ रही है, पर इनका आराम खत्म नहीं होता। बस हमसे दिन भर काम करवाते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो साधना। मेरी सासू माँ ने तो आज सुबह से मुझे 3 बार घर भेजा। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, बस हुक्म चलाना जानते सबके सब। यही हाल मेरे घर का भी है। मैंने इनके भले के लिए ये रस्सियों वाले बिस्तर बनाए थे, पर ये तो मेरे लिए ही आफत की पुड़िया बन गए हैं।
कुछ समय बीत जाता है, शाम का समय हो गया था, तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगता है। बाबूजी, माँ जी, जल्दी उठो, देखो मौसम कितना खराब हो रहा है। हमें अभी तुरंत घर चलना चाहिए, ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। अरे बहू, तू तो जरा सी हवा चलते ही डर जाती। आज तो मौसम और बढ़िया ठंडा हुआ, हम तो आज रात तक यहीं रुकेंगे। हाँ देवरानी जी, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए हमें यहाँ से भगाने का। साधना और आरती भी अपने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश करती हैं, पर कोई उनकी बात नहीं सुनता। निशा बहन, हमारे घर वाले भी कुछ सुन ही नहीं रहे। अगर ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे तो इन्हें यहीं रहने दो। चलो, हम सब बहुएं दूर खड़ी हो जाती, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। निशा, साधना और आरती एक सुरक्षित जगह पर जाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी बहुत जोर से आंधी आती है और नदी में ऊंची लहर उठती है और वो किनारे गिरती है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? बचाओ बाबूजी, मैं तो पूरी भीग गई, बहुत तेज आंधी है। तभी और जोर से आंधी आती है और पेड़ों की टहनियां टूटने लगती हैं। सब घर वाले अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी सविता हड़बड़ाकर कीचड़ में गिर जाती है। हाय, मर गई रे राजेश जी, बचाओ, देखो मैं पूरी कीचड़ से बिगड़ गई। अरे सविता, जल्दी उठो और भागो यहाँ से। तूफान और तेज हो जाता है। तभी एक बड़े पेड़ की डाल टूट कर गिरती है, जिस पर मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता लगा था। छत्ता टूटते ही मधुमक्खियां चारों तरफ फैल जाती हैं। अरे वही भागो रे भागो, मधुमक्खियां आ गई, नदी की लहरें भी बढ़ रही हैं, हाल तो हम सब गए। हाय राम, अगर हम अपनी बहू निशा की बात मानकर घर चले जाते तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता। सब लोग घबराओ मत और सब लोग यहाँ आ जाओ। जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, ये पेड़ बहुत मजबूत है। निशा की बात सुनकर सभी गांव वाले और निशा के घर वाले उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद आंधी बंद हो जाती है और तूफान शांत हो जाता है। बहू, तू एकदम सही कह रही थी। अगर आज हम तेरी बात मान लेते तो मरते मरते नहीं बचते। वो तो तूने सही समय पर हमें यहाँ इस पेड़ के नीचे बुला लिया, वरना आज ये नदी और तूफान हमारी जान ही ले लेते। हमें माफ कर दे बहू, हमने तुझे बहुत परेशान भी किया है। हाँ बहू, हम तो इस ठंडे बिस्तर के चक्कर में अंधे हो गए थे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब हम इस खतरनाक जगह पर नहीं आएंगे। माँ जी, नदी खतरनाक नहीं है, पर मौसम देखकर ही आना चाहिए। अब तो घर पर लाइट भी आ गई है, तो हमें यहाँ दिन के पास पड़े रहने की जरूरत नहीं है। जब कभी मौसम अच्छा रहा करेगा या लाइट जाएगी, तब हम यहाँ आया करेंगे। देवरानी जी, मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हें चालू समझ रही थी, पर तुम तो बहुत अच्छी निकली। आज से मैं घर के कामों में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। आरती और साधना के ससुराल वाले भी उन दोनों से माफी मांगते हैं। चलो अच्छा, सबको समझ तो आ गया। अब से सब मिलकर काम करेंगे और मिलकर आराम करेंगे। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गर्मी बहुत थी, लेकिन मौसम अच्छा था। सभी घर वाले नदी किनारे अपने झूले वाले बिस्तरों पर आराम कर रहे थे। आज निशा भी उनके साथ आराम कर रही थी। आज पहली बार मैंने यहाँ अच्छे से आराम किया है और इस ठंडक को अच्छे से महसूस किया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ आराम करने में। मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं जल्दी ही अपनी सहेलियों को यहाँ बुलाऊंगी, वो ये नजारा देखकर खुश हो जाएंगे। दोस्तों, आपको निशा का ये रस्सियों वाले झूले का देसी जुगाड़ कैसा लगा? और क्या आपके गांव में भी ऐसी कोई नदी या ठंडी जगह है जहां आप आराम करना पसंद करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं।